तो आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को सबसे पहला ये समझना है कि ये जो बॉन्डिंग है वो होता क्या है। देखिए, बॉन्ड का मतलब सिंपली फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसी भी एटम्स को आपस में जोड़ता है। नहीं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है आपका? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है। और जोड़ने से फ़ायदा क्या होता है? तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड का बनने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना और एटम्स के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाना। ठीक है। केमिकल बॉन्ड बनने का मकसद बस यही है कि किसी भी एटम के स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाना। ठीक है। एटम स्टेबल होगा। ऐसे एटम अब देखिएगा तो एटम्स जो है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अभी पढ़े थे हम लोग बहुत सारा चीज़ पीरियोडिक टेबल में। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो वो तो अनस्टेबल हो गया। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो एटम्स क्या क्या कर सकता है जिससे कि वो स्टेबल हो। तो देखिए, जब भी मान लीजिए, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम ऑक्सीजन का होता है। ठीक है। और दोनों एटम जो है ऑक्सीजन का, उन दोनों के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है। तो अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी लगाएगा और जुगाड़ लगाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो साथ में देखेगा भाई ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को बुलाएगा आओ इधर, और ऑक्सीजन के साथ वो बोलेगा ठीक है भाई ऐसा करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे को देते हो, मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ, और दोनों मिलकर क्या करेंगे? मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और मॉलिक्यूल बनेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, हम भी स्टेबल तुम भी स्टेबल। तो ऐसा एटम करता है। ठीक है। अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स मॉलिक्यूल में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एटम जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। कंपाउंड बनाता है, अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? दो सभी के बीच में कुछ फोर्स काम करने लगता है। अब मान लीजिए कि आप दोनों दोस्त हैं। ठीक है। तो क्या आप दोनों हमेशा रस्सी से बंधे हुए रहते हैं? नहीं ना, रस्सी से बंधे रहते हैं। मतलब वो रस्सी डिसाइड करेगा कि आप दोनों में दोस्ती है? बोलो नहीं। क्यों? आपके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इनविजिबल फोर्स है ना। उसी तरह से केमिकल बॉन्ड जो है ऐसा नहीं समझिएगा कि दोनों कुछ ना कुछ रस्सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। वहां पे एक फोर्स काम करता है। ठीक है। एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है वो, और अट्रैक्ट करके वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो देखिए, बॉन्डिंग, देखिए केमिकल बॉन्ड, चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग तो आप लोगों में भी हो सकता है। ठीक है। बॉन्डिंग कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। ये ईंट से ईंट जुड़ा हुआ है, यहाँ भी बॉन्डिंग है, बंधा हुआ है ईंट, है ना। बहुत कहीं भी बॉन्डिंग हो सकता है। चूंकि केमिस्ट्री के अंदर हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे इसका डेफिनेशन। देखिए, केमिकल लिखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? देखिए, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds two or more atoms together in a molecule or a compound। टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन, 2 एटम ऑक्सीजन का आपस में जुड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड से ही आपका जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन में क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ।
नाइट्रोजन में देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, तीनों के बीच, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, मतलब 3 तरफ से जुड़ा हुआ है। नहीं, नाइट्रोजन एक बॉन्ड से नहीं है, 3 बॉन्ड से है, इसकी ज़्यादा मजबूती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, अब 2 रस्सी से बांध के किसी को लटकाओ, किसी को 1 रस्सी से बांध के लटकाओ, और किसी से 3 रस्सी से बांध के लटकाओ, तीनों केस में कौन ज़्यादा मजबूती से लटकेगा, बोलो? 3 वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ना आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा मजबूती होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे उससे भी कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कुछ और एग्जांपल कुछ कंपाउंड्स का देते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। नहीं, वाटर आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें 2 एटम्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है। तो जैसे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, जुड़ा हुआ है, आपस में एक फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, दिस इज द बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, जो 2 एटम को आपस में जोड़कर रखता है, हमेशा पास पास रहेगा, जहां घूमेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में घूमेगा, नहीं इधर उधर जहां भी जाएगा ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये इसका गार्जियन है, ये इसका सब बच्चा लोग है कि नहीं, तो हमेशा इसके साथ साथ घूमेगा। समझ में बात आ रही है सबको? चलिए, हमारा मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह से अमोनिया का देखिए, अमोनिया का एक एग्जांपल देते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या हो गया, बोलो? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बाप हो गया, ये तीनों उसका बाल बच्चा हो गया। नहीं, हमेशा तीनों साथ साथ घूमेगा, चारों साथ साथ घूमेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि 2 या 2 से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ कर रखता है, बांध के रखता है, जिससे कि कोई भी एटम स्टेबल हो सके। अब क्या ज़रूरत पड़ा हमारा बॉन्ड बनने का, ठीक है, वाई डू एटम कंबाइन, क्यों कंबाइन करता है? सबसे पहले चीज़ हम अब ये जानने का कोशिश करते हैं कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन ही क्यों करते हैं, ठीक, क्या ज़रूरत पड़ता है कंबाइन करने का। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन निकल कर आता है, वाई डू एटम कंबाइन, एटम क्या होगा, कंबाइन क्यों करेगा, उसको समझ लेते हैं। एटम कंबाइन ही क्यों करेगा? सबसे पहला रीज़न कि एटम को इसलिए कंबाइन करना पड़ा क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, यानी कि ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। अब यहाँ देखिए कि ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है कि जिस भी एटम में एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर 8 इलेक्ट्रॉन, देखो एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना, एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल we called एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एटम क्या कर लिया, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एटम ने अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया। आई बात समझ में? तो जैसे देखिए ये हमारा एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, दिस इज योर थर्ड ऑर्बिट। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है ना, और इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, ठीक है, सपोज कीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो दिस आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड योर व्हाट, वैलेंस शेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल कहेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आई बात समझ में? तो आउटर मोस्ट शेल ही हमारा क्या होता है, वैलेंस शेल होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे कहाँ से होंगे, वैलेंस शेल से होता है। क्यों? न्यूक्लियस से दूरी पे है, और इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होता है ना, न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है, लूजली बॉन्डेड, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, वैलेंस शेल वाला ही जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब क्या है कि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, जिससे कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से ये लूज कर देगा और अपने इनर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेगा, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो ऑक्टेट पूरा करने का नियम यही है। तो देखिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट एटम कैन सबसे पहला लूज इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोलो या तो वो गेन कर लेगा या तो तीसरा में शेयर करेगा। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर सकता है। एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो अगर ये लूज करेगा तो समझना कि मेटल होगा, ठीक है। अगर ये गेन और शेयर करता है तो समझ लेना क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये लूज करता है समझ लीजिएगा मेटल होगा, अगर ये गेन और लूज करता है समझ लीजिएगा क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। आई बात समझ में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एटम इसलिए कंबाइन करता है क्योंकि उसको कंप्लीट करना होता है ऑक्टेट। और ऑक्टेट का मतलब ये हुआ कि अपने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करना चाहता है। तो पहला रीजन हमारा यहाँ पे हो गया कि ऑक्टेट को ये पूरा करना चाहता है। चलिए दूसरा रीजन देखते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा रीजन आता है वो समझिए। सेकंड रीजन देखिए, रीजन नंबर सेकंड, ठीक है। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, क्या एक्वायर करना चाहता है बोलो, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एटम काफ़ी दूरी पे होता है, मान लो बहुत दूर से एटम आ रहा है आपस में कंबाइन करने के लिए, जब इन दोनों एटम को पास लाया जाता है, ठीक है ना, जब पास लाएंगे तो एक मिनिमम दूरी पे ये दोनों पहुंच जाते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये दोनों एटम को कहीं दूर से, बहुत दूर से लाया जा रहा है, तो एक मिनिमम दूरी तक ये एटम्स यहाँ पे पहुंच गए। अब इससे नज़दीक नहीं हो सकते। अब इन दोनों का जो आपका ये दोनों एटम जो हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों एटम से, अब ये दोनों एटम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एटम जो है ना वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में 4 तरह का केसेस हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, 4 केसेस पॉसिबल हो सकता है। पहला पॉसिबल ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो। बात समझ में आ रही है। जब भी हाइड्रोजन काफ़ी दूर से, मान लो हाइड्रोजन या कोई भी एटम काफ़ी दूर से आता है और एक मिनिमम दूरी तक पहुंच जाता है, तो उस दूरी पे, इस दूरी पे इनके बीच में कुछ फिनोमिनन, कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? कि जब ये दोनों पास आते हैं उस समय इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, मतलब एक दूसरे से दूर भगाना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये भी एक दूसरे को क्या हटा कर रहे हैं, बोलो, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए, 2 हमारा रिपल्शन हो गया। तो देखिए रिपल्शन वाला जो केस है, ध्यान से देखिएगा, रिपल्शन वाला जो केस है वो कौन सा है, बोलो, इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अट्रैक्शन बताओ, अट्रैक्शन किस में हो रहा है। अब देखिए, इस न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन हो रहा है ना, बोलो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, ठीक है ना, और एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा अट्रैक्शन हो गया। अब बॉन्ड बनने का क्या क्राइटेरिया है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए टू फॉर्म बॉन्ड बनाने का क्या क्राइटेरिया होगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा रिपल्सिव फोर्स से, तो फिर हमारा बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, दोनों आपस में जुड़ेगा। और अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉन्ड आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे टू फॉर्म अ बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान से देखना, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा शुड बी ग्रेटर देन किससे, रिपल्सिव फोर्स से। आ रही बात समझ में। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमारा ज़्यादा होना चाहिए किससे, रिपल्सिव फोर्स से।
तो अब देखिए, अब ये दोनों जो आपका हाइड्रोजन है एक मिनिमम दूरी तक पहुंच चुका है। अब इससे अगर नजदीक आना चाहेगा, ध्यान से समझोगे पहले यहां पे, अगर ये हाइड्रोजन अगर और पास आना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन के बीच में अब रिपल्सन शुरू हो जाएगा। मतलब ये ऐसे दूरी पे पहुंच चुका है कि ना आप अब ये पास आ सकता है और ना अब ये दूर जा सकता है। एक इस दूरी को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों एटम एक ऐसे दूरी पे पहुंच चुका है जहां के बाद आपका कोई भी अब अट्रैक्शन नहीं होगा और ना रिपल्शन होगा। एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ चुका है इन दोनों के बीच में, और इस दूरी को हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड योर बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ एक्चुअली क्या है? बॉन्ड लेंथ आपका जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? तो बॉन्ड लेंथ आपका एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। मतलब दो एटम के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आया, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? अब यहां पे ये दूरी फिक्स हो गया आपका। अब ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, अब ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। और आप अगर आप इसको कोशिश कीजिएगा भी ना अगर घटाने का, बॉन्ड लेंथ को कम करने का, ये फिर अपने जगह पे आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग, आप जो स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जब लेते हैं तो वो अपने नेचुरल लेंथ में होता है, लेकिन जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होगा? वो फैलेगा ना, फिर वो चाहेगा कि हम अपने दूरी पे चले, हम अपने लेंथ पे आ जाए। अगर आप उसको स्ट्रेच करने का कोशिश कीजिएगा तो फिर वो कहेगा हम अपने ओरिजिनल दूरी पे आ जाए। तो उसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल में होता है। मॉलिक्यूल में होता क्या है कि जब एटम्स को आप कंप्रेस करिएगा अपने इक्विलिब्रियम दूरी से, अगर और चाहिएगा कि और छोटा हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहेगा वो, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल फील कर रहा है, वैसे मॉलिक्यूल हमेशा इक्विलिब्रियम दूरी पे ही स्टेबल फील करता है। अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा ना, वो दूर चला जाएगा, ठीक है, वो फिर अपने ओरिजिनल दूरी पे चला जाएगा। और अगर आप उसको और दूरी पे ले जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से फिर पास आना चाहेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो दूरी है ना, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में हमारा जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके। तो ये इक्विलिब्रियम दूरी आपको ध्यान में रखना है, और उस दूरी का क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज बॉन्ड लेंथ कहते हैं। आया बात समझ में? तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बनने का कंडीशन यही है कि हमारा नेट अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान से समझिए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और बॉन्ड कब बनता है? जब ये एटम्स, कोई भी एटम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को अचीव करता है, तब जाकर हमारा क्या बनता है? बॉन्ड तैयार होता है, बनता है। नोट कर लीजिए, पॉज कर दो, पॉज। तो रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहला रीजन हमारा क्या था? सबसे पहला रीजन क्या था? टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करना है, ठीक है। और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा? ये मेटल करेगा, और गेन और शेयर कौन करेगा? ये आपका नॉन मेटल करेगा, सही है ना। तो देखिए हमारे पास पहला रीज़न क्या था कि ऑक्टेट को पूरा करना है, ठीक है। अब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या होता है बोलो? ऑक्टेट को पूरा अगर करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कहाँ पे? इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक हमारा डुएट भी होता है, ठीक है। अब डुएट में क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का आपका डुएट पूरा होता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है ना। और इसके वैलेंस शेल कौन से होंगे? फर्स्ट ऑर्बिट ही इसका वैलेंस शेल होता है, फर्स्ट ऑर्बिट ना इसका वैलेंस शेल होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में चाहेगा कि हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो हाइड्रोजन और हीलियम
के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 होता है, लेकिन ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए मेरे पास, ठीक है, तो वो आपका स्टेबल हो जाता है। चलिए दूसरा जो रीज़न है टू कंप्लीट ऑक्टेट, दूसरा जो रीज़न है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है एटम्स का एनर्जी हाई होता है, ध्यान से समझिएगा, एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एटम्स का एनर्जी हाई होता है, और जो भी एटम्स होता है जब बॉन्ड बनता है, जब 2 एटम पास आता है और जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए अट्रैक्शन ज़रूरी है, 2 एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जब आएगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनता है ना तो कुछ एनर्जी वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी रिलीज्ड, यहाँ से कुछ आपका एनर्जी निकलेगा। अब देखिए रिलीज एनर्जी जो है ना वो स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ध्यान रखिएगा, रिलीज्ड एनर्जी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, सही है ना। बॉन्ड कितना मजबूत है वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा रिलीज्ड एनर्जी डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होगा, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कितना मजबूत बना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिलीज्ड एनर्जी के। बात समझ में आ रही है ना, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बन जाएगा। आई बात समझ में, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिलीज एनर्जी जो होगा वही मेज़र करेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है। क्लियर हो रहा है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। पॉज कर दो। ऑक्टेट रूल देखिए, जितने भी एटम्स हैं एवरी एटम complete its octet by lose or gain or share its valence electron। जितनी भी एटम है इनर्ट गैस को छोड़ के, ठीक है ना, जितने भी एटम्स हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे बाय लूज, गेन और शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज, गेन और शेयर करेगा। अब देखिए ऑक्टेट रूल में ये कहा गया है कि कोई भी एटम हो, ठीक है, मान लीजिए हमारा एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो ये फर्स्ट सेल है, इसका सेकंड सेल और इसका क्या हो गया, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट शेल को हमने नाम दिया के सेल, दूसरे शेल को हमने नाम दिया एल और तीसरे को नाम दिया एम सेल, या आप 1, 2, 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि हमने सोडियम का एग्जांपल ले लिया है। किसका एग्जांपल लिया है हमने, सोडियम का। तो सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 के लिए कन्फिग्रेशन KLM लिखेंगे, दैट इज 2, 8 और 1। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है ना। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड वाले ऑर्बिट में बोलो 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम क्या करता है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, कहाँ से, तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके ये अपने ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया ना।
तो मान लीजिए कि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो थर्ड ऑर्बिट इसका वैलेंस ऑर्बिट था, ध्यान से देखिए, थर्ड ऑर्बिट जो वैलेंस ऑर्बिट था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अब इसका जो ऑर्बिट रह गया वो कौन सा, सेकंड वाला। आया समझ में, सेकंड वाला। अब बताइए सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। यहाँ पे पहला वाले में 2 और इसमें 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, अब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा KL 2 और क्या हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो वैलेंस शेल में अभी हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस एलिमेंट का ऑक्टेट तब कंप्लीट हुआ जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो यहाँ पे लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को इसने। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अब यहाँ पे इसका देखो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना। अब दूसरी चीज कि इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, बोलो, साइज सोडियम का बड़ा है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर सोडियम हमारा एटम है और यहाँ पे ये जो आपका Na+ है, दिस बिकम्स योर कैटायन। अब देखिए जब भी एटम होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन कहाँ पे रहेगा, तो न्यूक्लियस में रहेगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या है, बोलो, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब बताइए जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्लस चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। ये न्यूक्लियस के ऊपर देखो, यहाँ पे इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको प्लस चार्ज दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। टोटल प्लस चार्ज काउंट कर लीजिए, उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो प्रोटॉन के वजह से पूरा न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटम क्या होता है, एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है, बोलो, एटम इज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या यहाँ पे सेम होती है। अब देखिए जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, क्या हो गया इसमें, बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो गई। प्रोटॉन तो कहीं निकला नहीं, प्रोटॉन तो आपका न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो गई। और जितना मैग्नीट्यूड में कम होगा, ध्यान से सुनिए, जितना मैग्नीट्यूड में कम होगा उतना मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज ऊपर आ जाता है। जैसे ये प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन से 1 यूनिट बढ़ा, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट प्लस चार्ज लगाएंगे। 2 यूनिट बढ़ेगा तो 2 यूनिट यहाँ पे प्लस चार्ज लगाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ठीक है, उतना हम यूनिट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोलो, यहाँ पे इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया कि नहीं, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया, बोलेंगे सब लोग, कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट टूल। तो जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और लूज करते हैं तो वहाँ पे ऑक्टेट को वो पूरा करते हैं, ठीक है। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, ठीक है। तो ये तो हमारी बात रही मेटल की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा मेटल हो गया। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल के केस में, यहाँ पे कैसे ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देखो नॉन मेटल के केस में, तो देखिए नॉन मेटल में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है, बेसिक हमारा यही एग्जांपल ज़्यादातर यूज होता है। देखिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर बोलो 17। तो कैसे लिखेंगे कन्फिग्रेशन सेल वाइज, KLM, यहाँ पे लिखेंगे 2 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 और M में कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका ऑर्बिट तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये क्या हो गया, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हो गया। अब इन सब में इलेक्ट्रॉन प्लेस करो। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में, दिस इज योर वैलेंस शेल। ये हमारा क्या हो गया, बोलो, दिस इज योर व्हाट, वैलेंस शेल। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज योर वैलेंस
इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों जो है ना, इसको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहीं भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा केमिकल रिएक्शन में जाता है? जो लूजली बॉन्डेड होता है, और लूजली बॉन्डेड कौन होगा? वैलेंस शेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बताओ इलेक्ट्रॉन को गेन किया या इलेक्ट्रॉन को लूज किया? तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। और कहाँ पे गेन करेगा? अपने वैलेंस शेल में गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका वैलेंस शेल ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और ये क्या हो गया आपका? थर्ड ऑर्बिट हो गया ना। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पे कितना है बोलो? इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसमें हमारा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अच्छा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 तक, है ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे वैलेंस शेल एक्वायर कितना बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अपना ऑक्टेट को क्या कर लिया बोलो? ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? और मॉलिक्यूल क्या हो गया या एटम क्या हो गया बोलो? स्टेबल हो गया। एटम बिकम स्टेबल, याद रखिएगा, एटम बिकम स्टेबल। एटम हमारा स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखेंगे कि मेटल्स के अंदर, मेटल्स वो होगा, ध्यान दीजिएगा, मेटल्स वो होगा जिनके पास, देखिए मेटल्स वह होगा जिनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मेटल कहलाएगा, ठीक है ना, जनरली ज़्यादातर केसेस में। और नॉन मेटल कौन होंगे बोलो? नॉन मेटल्स कौन से होंगे? जिनके वैलेंस शेल में 3 से ज़्यादा होगा, यानी कि 4 5 6 7 8, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर। तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? या तो लूज करेगा, या तो आपका लूज करेगा, और या तो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोलो? शेयर करेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन को मेटल लॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या हो गया? Cl के ऊपर माइनस आ गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? Kl और M। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि होता है जो कि इसके वैलेंस शेल में रहता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रहेगा समझिएगा वो क्या हो जाएगा? वो नॉन मेटल होगा, या तो लूज करेगा या तो शेयर करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या होगा बोलो? एक कैटायन बनाएगा, तो दूसरा क्या बनाएगा? एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा एनायन बन गया, ठीक है। एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और एटम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। आई बात समझ में सबको? नहीं लिख रहा है तुम? फिर देखिए मेटल जो है, ध्यान से देखिए, पहले देख लो, एक ही बार लिख लेना। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होगा, बताया ना, ऑक्सीडाइज होगा। और ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। किस चीज का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल्स जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।